गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा नया चैप्टर आपके लिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। बेटा क्या नाम है? डेथ ऑफ पार्टनर हमारा चैप्टर का नाम है और बिल्कुल सेम गाइडलाइन पे चलता है जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है। बस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है कि पार्टनरशिप से रिटायर होना, और डेथ ऑफ द पार्टनर का मतलब एक तरह से दुनिया से रिटायर हो जाना क्या कहलाता है? डेथ ऑफ द पार्टनर कहलाता है। तो कैसे क्या क्या काउंटिंग करेंगे? बिल्कुल सिमिलर रूल्स हैं। पहले ये चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर कंबाइंड हुआ करता था, यानी कि एक साथ आया करता, लेकिन पहली बार ग्रेवाल साहब ने इस चैप्टर को अलग कर दिया है। इसका नाम दिया है चैप्टर नंबर हम लोगों ने 7 नाम दिया है, जिसको बोलते हैं हम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर होता था, लेकिन अब अलग से कर दिया है डेथ ऑफ द पार्टनर। तो क्या समझना है ये चीज़ समझते हैं, यानी कि यहाँ पे समझने के लिए पहले हमारे पास दो चीज़ें हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ समझनी है वो समझाता हूँ। यानी डेथ ऑफ पार्टनर में क्या करेंगे, जो नया कंसेप्ट नया है, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। रेशियो निकलती है या रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन है, एवरीथिंग इज सेम। एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रॉफिट अप टू डेथ। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और ये इस सीरीज़ की हमारी वीडियो नंबर 1 है। इसमें ज़्यादा वीडियो हमारी इस चैप्टर में नहीं लगेंगी, और आज हो गई है 10 जून 2020 हमारे पास यहाँ पे है। तो प्रॉफिट अप टू डेथ कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आप देखते थे रिटायरमेंट जो होता था नॉर्मली 1 अप्रैल को होता था। कब होता था? 1 अप्रैल को होता था। लेकिन डेथ के लिए तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना। डेथ तो क्या हो सकती है बेटा? कभी भी डेथ आ सकती है हमारे। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि डेथ तो हमारी कभी भी हो सकती है। तो हमें प्रॉफिट अप टू डेथ कैसे निकालना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए 31 मार्च 2018 को क्या हुआ, 31 मार्च 2018 को क्या हुआ, हमारी पार्टनरशिप फर्म बन रही थी। यहाँ पे क्या करते थे, 1 अप्रैल को नए पार्टनर का एडमिशन हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर पार्टनरशिप में अगर डेथ होनी है, रिटायरमेंट भी कभी भी हो सकता है, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि रिटायरमेंट हमेशा स्टार्टिंग डेट पे होगा या बिल्कुल लास्ट डेट पे होगा, कभी भी हो सकता है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में रिटायरमेंट के लिए बीच की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन डेथ जो होती है ये पूरा साल है, डेथ कभी भी यहाँ पे इस बीच में हो सकती है। मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ यहाँ हो जाती है, यानी कि 30 जून 2018 को मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो गई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पार्टनर की डेथ कब हो गई है बेटा? 30 जून 2018 को डेथ हो गई। तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, यानी कि इस पार्टनर की यहाँ डेथ हुई है। अब इसका ये जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को निकालेंगे, यानी कितना, ये यहाँ डेथ हुई है मान लीजिए, यानी कि जो ये मेरे पास ड्यूरेशन है, ये जो ड्यूरेशन है 3 महीने की ड्यूरेशन जो है, उसमें क्या होगा, फर्म ने कोई ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। आप कहेंगे सही बात कह रहे हैं सर, 3 महीने में कोई ना कोई तो फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा। तो इस 3 महीने के जो प्रॉफिट या लॉस, नॉट जरूरी प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है, मैंने प्रॉफिट लिख दिया, थोड़ी पॉजिटिव सोच है हमारी, वैसे प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए। यानी कि जो 3 महीने में जो भी प्रॉफिट कमाया और जो भी लॉस कमाया, क्या उसके अंदर में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा नहीं है? मान लीजिए पार्टनर ए, बी और सी हैं, और बी की डेथ हो गई है, और मान लीजिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान लीजिए 3:2:1 है। मान लीजिए कितना बेटा? 3:2:1 इनका अगर रेशियो है, तो आप मुझे बताइए, अगर पार्टनर किसकी डेथ हो गई है बेटा? पार्टनर अगर बी की डेथ हो गई है, तो पार्टनर बी को क्या उसका शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल शेयर मिलना चाहिए। तो यानी कि पार्टनर बी को ही मिलेगा, ए को ही मिलेगा, सी को ही मिलेगा, सबको शेयर मिलेगा। लेकिन जो यानी कि पार्टनर ए और सी तो अभी लाइव हैं, जिंदा हैं, तो ए और सी को तो पूरे साल का ही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बी को जो हिस्सा मिलेगा, जो प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा मिलेगा, इन 3 महीने के लिए मिलेगा। तो 3 महीने का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालें? अब हमारा ईयर तो कब क्लोज होगा जाके? नहीं, बिल्कुल सही कहा, 31 मार्च 2019 को हमारा ईयर जाके नहीं क्या होगा, क्लोज होगा। लेकिन अब हम क्या करें, क्या उसको वेट करें कि भाई अभी 9 महीने और रुक जाइए, अभी तो 3 महीने हुए हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे, फिर बताएंगे कि आपके बच्चे का प्रॉफिट का शेयर कितना बना? आप बी के घर वाले कह रहे हैं नहीं, हमें तो क्या चाहिए, आज ही हमें बताइए कि हमारा प्रॉफिट का हिस्सा कितना आ गया। क्यों? अब ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि बी को प्रॉफिट कैसे दें। तो बी के घर वालों ने कहा नहीं, हमें तो अभी बताइए कि प्रॉफिट का हिस्सा कितना बना हमारे बच्चे का। तो या तो ऐसा तो है नहीं 3 महीने के बाद अकाउंट क्लोज करेंगे, या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, सब चीज़ें बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद मान लीजिए 1 महीने बाद फिर किसी की डेथ हो गई,
भगवान ना करे फिर 2 महीने बाद किसी की डेथ होगी तो क्या कंपनी यही काम करती रहेगी? क्या नॉट कंपनी, क्या पार्टनरशिप हम यही काम करती रहेगी? नहीं। तो एक अंदाजे से 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के उसमें उनके बच्चे का जो हिस्सा बनता होगा वो दे दिया जाएगा। यानी कि प्रॉफिट अप टू डेथ के अंदर यही ध्यान रखना है कि पार्टनर की डेथ कब हुई है उस डेट तक का प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। यानी कि इसको निकालने के 2 तरीके हैं। यानी कि मैंने किसकी बात करी है बेटा, यहाँ बात करी है मैंने प्रॉफिट अप टू डेथ। मैंने प्रॉफिट अप टू डेथ की मैंने बात करी है, और प्रॉफिट अप टू डेथ जो है वो हम कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसको निकालने के बेटा 2 तरीके हमारे सिलेबस के अंदर हैं बेटा। एक तो निकालते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, और ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉफिट। एक तो निकालते हैं हम प्रॉफिट के बेस पे निकालते हैं, और दूसरा निकालते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के बेस पे हम क्या निकालेंगे, हम प्रॉफिट्स को निकालेंगे। हमने माना है ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, रेशो उनकी 3:1 है। डेथ किसकी हो जाती है? बी की डेथ हो जाती है। मान लीजिए कब डेथ हो गई है, ये भी मान लिया 30 जून को डेथ हो गई। तो कैसे प्रॉफिट निकालें, ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। वो कैसे करेंगे हम लोग, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताइए, यानी कि मैंने ये वाला जो एग्जांपल लिया वो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा। 31 मार्च 2018 को मेरे अकाउंट क्लोज हुए और पार्टनर की डेथ हो गई 30 जून 2018 को हो गई। तो जो 3 महीने का प्रॉफिट आया उसमें इसका हिस्सा कैसे निकाला जाएगा वो हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो ये किस निकालते हैं, ऑन दी बेसिस तो प्रॉफिट निकालते हैं। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, लास्ट ईयर कौन सा हो गया सर, लास्ट ईयर हो गया 17-18 को आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, उसके बेस पे निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको जो प्रॉफिट दे रखा है, मैं एक बार दोबारा से डाटा रिवाइज कर देता हूँ। जो आपको प्रॉफिट दे रखा है 17-18 का जो प्रॉफिट दिया बेटा वो आपको 90,000 का प्रॉफिट दे दिया। बात समझ में आ गई? 90,000 का प्रॉफिट हुआ। पार्टनर की डेथ कब हुई है यहाँ पे, ये 30 जून को हुई है। डेट ऑफ डेथ कितनी है यहाँ पे, डेट ऑफ डेथ कितनी है जानना जरूरी है। डेट ऑफ डेथ है 30 जून 2018 है। किस पार्टनर की डेथ हुई है ये भी जानना जरूरी है। तो हमने जो एग्जांपल सेट किया है उसमें हमने किसकी एज्यूम किया डेथ किसकी हुई है, बी की डेथ हुई है। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट अप टू डेथ, इसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही बना रखा है, बाकी तो पूरा लॉजिक ही होता है। प्रॉफिट अप टू डेथ कैसे निकालते हैं, यानी कि हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि भाई लास्ट ईयर का क्या ले लीजिए, आप प्रॉफिट ले लीजिए। इनटू ले लेंगे नंबर ऑफ मंथ्स अप टू डेथ। नंबर ऑफ मंथ्स भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ डेज भी हो सकते हैं बेटा। तो मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। अगर डेज होंगे तो नंबर ऑफ डेज अपॉन 365 ले लेंगे हम लोग, या 360 क्वेश्चन में दे रखा तो 360 ले लेंगे, जो नंबर ऑफ हमारे डेज होते हैं एक साल के अंदर हमारे पास, ठीक है। इनटू करेंगे हिज और हर शेयर, हिज और हर शेयर जो भी है, हिज है या हर है, उसका जो शेयर आएगा वो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आप बताइए मुझे, आप बताइए लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना आया। आप कहेंगे सर 90,000 प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने महीने बाद डेथ हुई है, 3 महीने बाद हुई है, तो कितना करेंगे यहाँ पे 3/12 कर देंगे। इनटू क्या करेंगे हम लोग, उसका शेयर पार्टनर का, क्योंकि 90,000 तो अब लॉजिक लगाइए, 90,000 का जो प्रॉफिट हुआ 3 महीने का प्रॉफिट हुआ, 90,000 जो प्रॉफिट दे रखा था पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा, तो एवरेज बेसिस पे हमने निकाल लिया। तो 3 महीने अगर बिजनेस चलता तो कितना प्रॉफिट होता सर, हमने क्या कर दिया 3/12 कर दिया अंदाजे से, भाई 1/4 प्रॉफिट होता। 90,000 पूरे साल में कमाए तो 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। अब उस पार्टनर का शेयर सारा दे दें क्या उसको, नहीं। हमेशा याद रखिए डू नॉट बी इमोशनल बट बी प्रोफेशनल। इमोशनल नहीं होना है, इसकी डेथ हो गई तुम सारा प्रॉफिट दे दें, नहीं, जो उसका हिस्सा बनेगा बिल्कुल वो मिलेगा उसको। फिर कितना करेंगे यहाँ पे, ये 2/6 कर लेंगे, तो कितना आ गया 3/4 किया, काट लेते हैं इसको हम लोग, 3 1 जा 3 4 जा 22,500 और 1/3 करेंगे तो 7,500 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। कल को अगर लॉस हो रहा होता तो लॉस भी इसको बियर करना पड़ता है, उसके एग्जीक्यूटर को बिलीव करना पड़ता है। किसको, एग्जीक्यूटर क्या होते हैं, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि बी के बिहार पे, बी को तो हम लोग पैसा दे नहीं सकते, बी तो ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो किसको पैसा देंगे हम लोग, उसके लीगल हैड्स को देंगे, बी के घर वालों को देंगे। कितना प्रॉफिट दे देंगे 7,500। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट लॉजिक पता है, नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12 इंटू शेयर। अब ये जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग। उसकी एंट्री क्या पास होती है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे उसकी एंट्री हम लोग करते हैं बेटा, एंट्री आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एंट्री बोर्ड में पूछी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, इसके अंदर यही चीज़ समझने की थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। टू क्या करते हैं, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज का मतलब क्या होता है, जिसकी डेथ हो जाती है, और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली क्या करते हैं हम लोग, ये एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
ये एंट्री हमारे पास बनती है। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे, और 20 कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल 7500 रुपीज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया जिस डेट तक का पार्टनर की डेथ हुई है। चलिए जी, यहाँ पे एक ग्रेवाल साहब की बुक के अंदर छोटी सी बात और होती है, वो बता देता हूँ। एक कई बार जो एंट्री करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे, इस एंट्री को हम लोग कर लेते हैं इसी तरीके से कर लेते हैं बेटा, क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर। आपको सर ये तो गुडविल की ट्रीटमेंट में होती थी, बिल्कुल ये भी एंट्री हमारे पास होती है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये भी एक एंट्री हमारे पास बनती है। वो एंट्री बनती है जब रेशो पार्टनर की चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे 3:1 की रेशो थी, नई रेशो बता नहीं रखी, नई रेशो नहीं बताई, नई रेशो कितनी है, 3:1 है। लेकिन अगर रेशो चेंज हो जाए, 3:1 की जगह मान लीजिए नई रेशो भी आपको दे रखी है, वो 4:1 दे दें या 4:2 दे दें या 1:1 दे दें, तो एंट्री ये नहीं करेंगे हम लोग। तो गेनिंग टू क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर करेंगे, यानी कि जो अमाउंट आया हमारे पास 7500 का, वो गेनिंग पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। किस रेशो में बेटा, 3:1 की रेशो में क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। यानी कि एंट्री क्या आ जाएगी, पहले केस में एंट्री आ रही थी ये, यहाँ पे बी का नाम आया था, क्रेडिट तो बी होगा, लेकिन एंट्री क्या आएगी, AC to B हो जाती है बेटा, एंट्री AC to B हो जाएगी। यहाँ 7500 आएगा, और ये कब होगी, इफ़ रेशो चेंज, इफ़ रेशो चेंज, अगर रेशो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या होती है, इफ़ नो चेंज इन रेशो, बिल्कुल ध्यान रखें, इफ़ नो चेंज इन रेशो, अगर रेशो में अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ। भाई ध्यान रख लेंगे, एंट्री की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें कैलकुलेशन समझनी थी। यानी कि नॉर्मली P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, यानी कि बी के अकाउंट में एंट्री करेंगे हम लोग 7500 की। लेकिन यहाँ अगर रेशो चेंज हो जाती है तो एंट्री आ जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट AC to B करके हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, कितने से आ जाएगी, 7500 से आ जाएगी। और ये अमाउंट जो बचेगा, यहाँ पे गेनिंग रेशो कितनी है, यहाँ पे बाई चांस 3:1 है। अगर न्यू रेशो अगर चेंज हो जाती है हमारे पास, तो चेंज रेशो के अंदर आ जाएगा। अब रेशो जो भी आएगी चेंज होके नहीं, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे हम लोग, उसके अंदर में हम यहाँ A और C का शेयर लिख देंगे। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ 5000 आ गया, 2500 आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5000 2500 लिख देंगे, जैसा भी केस रखा हुआ है। यानी रेशो चेंज हो जाएगी तो एंट्री लिटिल बिट हमारी क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब एक छोटी सी बात यहीं पे मैं आपसे क्या करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो रही होती, 31 अगस्त को हो रही होती, 31 अगस्त को हो रही है, तो कितना मंथ हो जाते, फिर आप कहते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त होती। तो यहाँ जो आपने कितना करा है बेटा, ये 3/12 किया है, इसकी जगह कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5/12 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा बेटा, 5/12 यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कर देंगे। ये ज़रूर हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, यानी कि डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो मैं बताता हूँ, नॉर्मली CBSE के अंदर में आपसे कुछ कैलकुलेशन कराने का उनका हमेशा से टारगेट रहा है। तो टारगेट क्या रहता है, वो ऐसे कर सकते हैं बेटे, इस बात का ज़रूर ध्यान दें यहाँ पे। यानी कि पार्टनर का जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2018 को, और मान लीजिए यहाँ पे डेथ हो गई है 12 जून 2018 को डेथ हो गई है, यानी कि कितने दिन बाद डेथ हो गई है। यानी कि अब आपको नंबर ऑफ़ डेज़ भी क्या करने पड़ेंगे बेटा, यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे। क्या काउंट करने पड़ेंगे आपको, नंबर ऑफ़ डेज़ भी आपको काउंट करने पड़े। 12 जून को डेथ हो गई तो क्या करें, अगर 30 जून को तो 3 महीने, 12 जून में क्या करेंगे बेटे, अप्रैल है, मई है और ये जून है। अब आपको डेज़ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यानी कि अप्रैल में कितने डेज़ होते हैं, आप कहेंगे 30 होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं 31, जून में कितने लेंगे 12 लेंगे, टोटल डेज़ कितने आ जाएंगे 73 डेज आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, जो भी आपका लास्ट डे का प्रॉफिट होगा इंटू 73/365, जो भी उसका शेयर होगा 2/6। 73 डेज देने का लॉजिक क्या रहा, 73 1 जा 73 5 जा, तो इस तरह से हो जाएगा। आपके पास और भी कोई डेट आ सकती है, ये तो मैंने क्या डेट बताई आपको, 12 जून की डेट बताई। ऐसे ही 24 अगस्त भी दे सकते हैं बेटा, बहुत सारी डेट दे सकते हैं। यानी कि 73 है, 24 अगस्त निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30, मई में कितने 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में कितना 24। टोटल करो ज़रा, 6 आ गया और आ गया 12 और 146 आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट डे का प्रॉफिट इंटू 146/365 इंटू 2/6, जो भी इसका शेयर होगा। तो ये भी देखो 2/5 आ जाएगा इजीली। 146 डेज आ सकते हैं, मतलब 73 डेज हो सकते हैं, 146 डेज, 219 डेज भी हो सकते हैं बेटा हमारे पास, ठीक है। ऐसे 292 डेज भी हो सकते हैं। कई बार ऐसी कैलकुलेशन दे देते हैं, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। एक और बात बताता हूँ, यहाँ मैंने कौन सा प्रॉफिट लिया बेटा, यहाँ मैंने लिया बेटा लास्ट डे का प्रॉफिट लिया। मैंने किसका लिया बेटा, यहाँ पे लास्ट डे का प्रॉफिट लिया। जरूरी नहीं है कि लास्ट डे का प्रॉफिट लिया, कई बार आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी लास्ट 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है।
यानी कि अब हमने जो बेस डिसाइड किया वो तो बेस तो कुछ भी हो सकता है ना बेटे। लास्ट 4 सालों का प्रॉफिट डिसाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे 4 सालों का। यानी कि आपको क्या फॉलो करनी पड़ेगी, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो 4 सालों के प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर लेंगे। वो प्रॉफिट आएगा उसको यहाँ रख देंगे हम लोग, उसको हम यहाँ रख देंगे हम लोग। यानी कि एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट 2 सालों का हो सकता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा हो सकता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा हो, उसके अंदर क्या आएगा 10% प्लस करके जो आएगा उसको बेस मानो आप। सर ये क्या बात हुई, अरे दे देंगे क्वेश्चन में भाई। जैसे मैंने 90,000 प्रॉफिट लिया लास्ट ईयर का, वो कहेगा इसमें 10% प्लस करो, फिर वो लिखो यहाँ पे, तो 99,000 लिख देना। कहेगा 10% कम करके लिखो तो 81,000। यानी कि बेस कुछ भी सेट किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। यानी कि एक तो तरीका हमारा ये हो गया जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग देते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस सेल्स का मतलब होता है यानी कि वो जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो टर्नओवर के बेस पे दिया जाएगा। टर्नओवर का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, सेल है। सेल के बेस पे पर देंगे। सर ये क्या बात हुई, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या करेगा वो आपको इसके अंदर वो बताएगा। एक्चुअली में इसके अंदर आपको बताएगा वो कि यहाँ पे हमें किस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ वो बताएगा आपको कि यहाँ आपको एक प्रॉफिट का अमाउंट दे देगा, यहाँ एक प्रॉफिट का अमाउंट दे देगा। कैसे देगा वो देखिए। यानी कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको कितना दिया बेटा, 90,000 प्रॉफिट दिया। कितना दिया, 90,000 प्रॉफिट दिया उसने। साथ साथ में क्या दिया बेटा, उसने लास्ट ईयर की सेल भी दे दी बेटा। लास्ट ईयर की सेल कितनी दे दी बेटे, 9 लाख रुपए की सेल दे दी उसने। यानी कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे दिया, लास्ट ईयर की सेल्स भी दी हैं उसने। और पार्टनर की डेथ कब हुई है, वही सेम ही क्वेश्चन है। पार्टनर की डेथ हुई है, मानिए 30 जून 2018 को डेथ हुई है। और ये कितना है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास 31 मार्च 2018 दे रखा है। डेथ कब हुई है, 30 जून 2018 की। उन्होंने क्या करा, यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट के बेस पे निकाल लिया था, लेकिन इस बार ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकालेंगे। सेल्स का दूसरा नाम क्या है बेटा, टर्नओवर है। यानी कि हम क्या निकालेंगे, साथ साथ में उसने क्या करा, हमें इन 3 महीने की क्या दे दी बेटा, उसने सेल्स भी दे दी है। उसने हमें 3 महीने की क्या दे दी, सेल्स भी दे दी है उन्होंने। 3 महीने की सेल दी उन्होंने हमारे को। उन्होंने दी कि 3 महीने के अंदर में सेल कितने की हुई है। लास्ट ईयर कितने की सेल हुई थी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आप कहेंगे 9 लाख रुपये की सेल हुई है। मान लीजिए इस टाइम पर जो सेल जो हुई है, पार्टनर की सेल हुई है, 3 लाख रुपये की सेल हुई है। यानी कि वो प्रोपोर्शनल निकाल लेते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स लगाएं तो 9 लाख रुपए की सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने, 90,000 कमाया। यानी करीब करीब कितना परसेंट कमाया। आप कहेंगे सर 9 लाख की सेल है, 90,000 का प्रॉफिट है, 9 लाख का 10% होता है करीब करीब 90,000। सर 10% का प्रॉफिट कमाया, तो ऐसे 3 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट आ जाएगा, सर वो 30,000 आ जाएगा। तो बस इस यानी कि 3 महीने का प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000 रुपये आ गया। यानी कि ये भी एक तरीका होता है। सर समझ में नहीं आया, देखते हैं। यानी क्या करते हैं, वो कहते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया होगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन क्या लेंगे बेटा, लास्ट ईयर की क्या ले लेते हैं बेटा हम लोग, सेल्स ले लेते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू लास्ट ईयर की सेल, और यहाँ ले लेते हैं सेल्स अप टू डेथ। यानी कि जिस डेट पे उसकी डेथ हुई है उस डेट तक की सेल ले लेंगे इनटू हिज शेयर। यहाँ पे टाइम का रोल इग्नोर हो जाता है, टाइम कंसिडर नहीं करते क्योंकि उस टाइम तक की आपको सेल दे दी है। यानी कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, आप कहेंगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो 90,000 था। सर लास्ट ईयर की सेल कितने रुपए की थी, सर लास्ट ईयर की सेल 9 लाख रुपए की थी। 9 लाख लिख दिया इनटू सेल्स अप टू डेथ कितनी दे रखी है हमारे को, जिस डेट पे डेथ हुई है उस तक की सेल कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपए दे रखी है। यानी कितना हो गया, ये हमारा 1/10 आ गया। यानी कितना प्रॉफिट आ गया बेटा, 30,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ गया। यानी कि ठीक है, उसका शेयर निकालेंगे। मान लीजिए वही पुराना क्वेश्चन रखा हम लोगों ने, वही कर रहे हैं हम लोग। तो ABC पार्टनर है, किसकी डेथ हुई है, B की डेथ हुई है। रेशियो क्या थी इनकी, 3:1। तो उस पार्टनर का शेयर कितना बनेगा, 2/6 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 0 करेंगे, 30,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आ गया निकल के बेटा, 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। यानी कि ये तरीका है सेल्स अप टू डेथ निकालने का। मैंने लॉजिकल कैसे बताया भाई, 90,000 का प्रॉफिट होता है तो 9 लाख की सेल होती है, करीब कितना % प्रॉफिट बना, सर 10% प्रॉफिट बना, तो 3 लाख पे कितना बनेगा, 30,000 बनेगा प्रॉफिट। तो उसका हम क्या निकालेंगे, इसका शेयर निकालेंगे। यानी कि टाइम को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे अगर हमें ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स लेनी है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देगा, लास्ट ईयर की सेल देगा। कई बार आपको न तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देगा ना लास्ट ईयर की सेल देगा, आपको प्रॉफिट का मार्जिन दे देगा। अभी प्रॉफिट का मार्जिन कितना % है, 10% है। तो बस ठीक है, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, सीधा 10/100 लिख देंगे। बात तो वही है ना। यानी कि कभी लास्ट ईयर के प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल देता है, कई बार आपको परसेंटेज ही निकाल के देता है, तो सीधा 3 लाख का हम कितना निकाल लेंगे, 10%। अब बात आती है बेटा जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री वैसे ही पास करेंगे जैसे भी आपको बताया था। क्या एंट्री बताइए आपको एंट्री करनी होगी क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस के केस में एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू, यस। 20 कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा यहाँ, 10,000। इफ़ रेशियो डज नॉट चेंज, ये ध्यान रखना है, नॉर्मली रेशियो चेंज नहीं होती है। इफ़ रेशियो डज नॉट चेंज तो यही वाली एंट्री चलती है, इफ़ रेशियो डज नॉट चेंज।
अब दूसरी बात आती है हमारे पास क्या, अगर रेशो चेंज हो जाती है, मान लीजिए कुछ भी रेशो चेंज होकर आ जाती है हमारे पास, अभी पार्टनर की रेशो नई वाली चेंज हो जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल जो सभी हम लोगों ने की थी AC/B हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ 10,000, और 10,000 को कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये गेनिंग रेशो में आ जाएगा हमारे पास, जो भी हमारी गेनिंग रेशो निकल के आएगी। यानी कि यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो दे रखी होगी, न्यू रेशो आपकी नई दे रखी होगी, तो गेनिंग रेशो आएगी, उसके अंदर बट के नहीं एंट्री हो जाती है अगर रेशो हमारी चेंज हो जाती है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि एंट्री करने का प्रोसीजर हमारा करीब करीब क्या है बेटा, सेम है। ये इसका ये रीज़न है। ये एंट्री करने के एक तरीका और भी है, यानी कि अगर ये नेट एंट्री होती है बेटा, कई लोग कहते हैं कि इस एंट्री को ऐसे कर लीजिए, यानी कि ये एंट्री करी हम लोगों ने, इसकी जगह कहते हैं पहले एंट्री वही कर लो आप, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो मैंने गेनिंग रेशो ले ली, गेनिंग रेशो मानो मैंने ले लिया यहाँ पे 4:1 ले ली, मान लीजिए गेनिंग रेशो कितनी निकल गई 4:1, तो कितना आ जाएगा सर, ये 8,000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और हम अडॉप्ट करते हैं। इसका करने का एक तरीका और क्या अडॉप्ट करेंगे बेटा हम लोग, वो हम समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। यानी कि पहली एंट्री क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली ये नेट एंट्री करी हम लोगों ने, इसी एंट्री को 2 एंट्री में करके भी दिखाते हैं हम लोग। क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या करा हम लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी, पहले तो यही एंट्री कर दो। क्या एंट्री आई बेटा यहाँ पे, ये एंट्री आ गई हमारी कितने से आ गई, 10,000 से आ गई एंट्री। ठीक है, फिर वो एंट्री क्या करते हैं, अब ईयर एंड पे जाके नहीं, इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है हमारे को। क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, AC/B, यानी कि जो गेन हुआ है P&L सस्पेंस का, यहाँ हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना करेंगे, 10,000 वो गेनिंग रेशो में करेंगे, कितना आएगा बेटा 8,000 आ गया, और कितना आ गया 2,000 आ गया। अब इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो एक बार ज़रा, कंबाइन करके बताइए मुझे क्या आ रहा है। आप कहेंगे सर 10,000 से 10,000 कट गया, क्या आ गया AC/B, यही तो एंट्री आ गई। तो ये एंट्री हम डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं, कई डायरेक्ट एंट्री नहीं करना चाहते तो इस तरीके से एंट्री करते हैं। लेकिन ये एंट्री कब करनी पड़ेगी, इफ़ रेशो चेंज, यानी कि आपकी न्यू रेशो चेंज हो जाती है तो आपकी गेनिंग रेशो कुछ डिफरेंट आएगी। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।